एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज जो हमारा चर्चा का विषय है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम देखें कि कुंडली में अविवाहित रहने के योग है, विवाह ना होने के योग, डिनायल ऑफ मैरिज आदि की जो आजकल हम देख सकते हैं कि प्रभाव बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसमें आजकल के देश काल परिस्थिति के साथ-साथ में कुंडली का भी विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है। तो आपको अगर लग रहा है कि बच्चे लोग शादी नहीं करना चाहते हैं और डिनायल ऑफ मैरिज भी दिख रही है, तो इसको आप अपने कुंडली में किस तरह से देख सकते हैं, इसके बारे में समुचित जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। तो चर्चा करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब व्यक्ति का विवाह का निर्धारण करता है तो हमको जैसा विदित है कि हमको कुंडली का जो है सप्तम भाव के स्वामी और विवाह के कारक ग्रहों को पुरुषों के लिए शुक्र और महिलाओं के लिए बृहस्पति की स्थिति से होता है। जब ये कारक गंभीर रूप से पीड़ित या कमजोर होते हैं तो कुंडली में अविवाहित रहने के योग या विवाह न होने के योग, डिनायल ऑफ मैरिज बनते हैं। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि कुंडली में शादी न होने या अजवान कुंवारे रहने के जो योगों की हम चर्चा कर रहे हैं, तो कैसे इसको देख सकते हैं? तो इसको देखने का जो तरीका है क्या, जब भी आप कुंडली का विश्लेषण करें तो आपको क्या देखना है, आपकी जो कुंडली का सप्तम भाव को देखना है और फिर सप्तम भाव का जो स्वामी है, अगर वो गंभीर दोष से पीड़ित हो, जैसे कि यदि उसपे 7वें भाव में अगर सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु या केतु जैसे पापी ग्रह और क्रूर ग्रह एक साथ बैठे हों तो या उनकी दृष्टियाँ भी आ रही हों, तो हम विचार कर सकते हैं कि विवाह की जो संभावनाओं को ये समाप्त करने की कोशिश करते हैं या फिर अत्यधिक विलंब कर देते हैं। तो इस तरह से सप्तमेश की स्थिति को भी देखना चाहिए, जैसे कि कुंडली का सप्तमेश का त्रिक भाव में होना, यदि सप्तम भाव का जो स्वामी है जिसे हम सप्तमेश कहते हैं, कुंडली के जो अशुभ भाव जैसे मालूम है कि छठा भाव जो विवाद का है, 8वां कष्ट का है और 12वां हानि का है। इन भावों में जाकर अगर सप्तम भाव का स्वामी बैठ जाएगा और उसपे फिर ये जो पापी ग्रह हमने वो चर्चा की उनकी अगर दृष्टि बन जाती है तो भी ये योग बन जाता है। इसी तरह से पाप करते योग के कारण भी ये डिनायल ऑफ मैरिज हो सकती है, यदि सप्तम भाव या सप्तम में इसके दोनों ओर आने के उसके छठे या 8वें भाव में पापी ग्रह मौजूद हो, तो ये पाप कर्तरी योग बन जाता है, जिससे क्या होता है कि सप्तम भाव कमजोर हो जाता है और विवाह का सुख नहीं मिल पाता है। हम अब बात करेंगे कारक ग्रहों के बारे में। अगर कारक ग्रहों के में भी कमजोरी होती है, जैसा कि हमें मालूम है कि पुरुष की कुंडली में शुक्र विवाह का कारक बनता है और अ, पुरुष की कुंडली में शुक्र जो विवाह का मुख्य कारक है। यदि शुक्र आपके छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में अत्यंत कमजोर होके बैठता है, जैसे कि नीच का होके हो, सूर्य से पूरी तरह अस्त हो, तो विवाह में होने से भारी बाधा आती है। इसी तरह महिलाओं में हम देखते हैं कि बृहस्पति जो गुरु ग्रह है, अगर ये पीड़ित होता है तो महिलाओं की कुंडली में गुरु विवाह सुख का कारक बनता है। यदि गुरु पर ही राहु केतु का कड़ा प्रभाव हो, जैसे गुरु चांडाल योग बन रहा हो या पूरी तरह से बलहीन हो जाए तो विवाह का योग नहीं बन पाता है। हम बात करेंगे कुछ और युतियों के बारे में, जैसा कि कुंडली में शुक्र और चंद्रमा कहीं भी एक साथ बैठे हों और उन्हें मंगल या शनि देख रहे हो तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये जातक को अविवाहित रह सकता है। ऐसे ही विषयों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जैसे शनि और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध विषयोग बनाता है। इससे व्यक्ति के भीतर वैराग्य की जो भावना पैदा होती है, तो वह स्वयं ही विवाह से दूरी बना लेता है। और शनि केतु का भी जो योग बनता है, जैसे कि संन्यास योग भी हम कह सकते हैं। यदि 7वें भाव या 7वें पर शनि और केतु दोनों का गहरा प्रभाव हो, तो ये व्यक्ति में आध्यात्मिक और सन्यासी प्रवृत्तियों को जागृत कर देता है, तो गृहस्थ जीवन में रुचि लेना कम हो जाता है।
बात करेंगे लग्न और अन्य भावों की स्थितियों की भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे लग्न और पंचम का पीड़ित होना। लग्न जैसे हमें पता है कि हमारा व्यक्तित्व है, शरीर है, स्वभाव है और पंचम भाव हमारे भावनाएँ हैं और द्वादश भाव में क्रूर ग्रह हो और साथ में चंद्रमा भी निर्बल हो, तो व्यक्ति जीवन भर अविवाहित रहने की कोशिश करता है या रह सकता है। इस तरह से नवांश कुंडली का भी अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि D1 यदि मुख्य जन्म कुंडली D1 में विवाह के सामान्य संकेत तो मिल रहे हैं, परंतु हम देखते हैं कि नवांश कुंडली जो मुख्य रूप से विवाह के लिए देखी जाती है, तो अगर सप्तमेश वहाँ पे नीच का हो या सप्तम छठे, 8वें, 12वें भाव में चला जाए, तो शादी की बात जो चलती तो है, परंतु अंतिम समय पर आकर टूट जाती है। इस तरह आपने देखा कि किस तरह आप अपनी कुंडली में, जन्मकालीन कुंडली में इन जो बातों का हमने चर्चा की इसको लगा के देख सकते हैं और अपने कुंडली का विश्लेषण योग ज्योतिषी से करा के आपको ये भी देखना है कि ज्योतिष शास्त्र के जो नियम है उसके अनुसार अकेले ग्रह को देखकर हम अंतिम निर्णय नहीं ले सकते हैं। हमें पूरी कुंडली की व्याख्या करनी होगी, पूरी कुंडली में ग्रहों की डिग्री, महादशा, नवांश काल का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद ही किसी सटीक निर्णय पर हम पहुंचा जा सकता है। तो हमने देखा किस तरह से वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में विवाह न होने या विवाह के योग का खंडन होना, डिनायल ऑफ मैरिज का होना का किस तरह से हमने बात की कि मुख्य रूप से हमने देखा कि जो कुंडली का सप्तम भाव है, विवाह का स्थान जिसे हम बोलते हैं और सप्तम में सप्तम भाव का स्वामी और पुरुषों के लिए शुक्र ग्रह पत्नी का जो कारक है और गुरु जो है महिलाओं के लिए पति का कारक है। ये सब ज़िम्मेदार है। इनके बारे में हमने चर्चा की और किस तरह से ये पीड़ित होने पे हमें जो ये डिनायल ऑफ मैरिज के संकेत देता है। तो कुंडली में जो परिस्थितियाँ हमने देखी कि जब शादी ना हो तो संन्यास योग भी बनते हैं, वैराग योग के बारे में भी हमने बात की। ये योग जो बनते हैं ये पाप ग्रहों के प्रभाव से बनते हैं। हमने देखा कि सप्तम भाव में सूर्य, मंगल, शनि, राहु जैसे पाप ग्रह बैठे हों और कोई भी शुभ ग्रह जैसे गुरु और शुक्र उस भाव का न देखता हो, तो ये दर्शाता है ये डिनायल ऑफ मैरिज को। ऐसे ही दोषपूर्ण युतियाँ भी हमने देखी कि जैसे कि हमारा लग्न 5वां भाव, 7वें भाव और 12वें भाव का बारे में हमने बात की। इन भावों में अगर शुक्र और चंद्रमा एक साथ हो जाते हैं और उस पर भी मंगल व शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी ये डिनायल ऑफ मैरिज का योग बना देता है। हमने देखा कि सप्तमेश कमजोर स्थिति में जब होता है, सप्तम भाव का स्वामी जो कुंडली के रोग या शत्रु भाव में बैठ जाए या 8वें जब भाव जो मृत्यु और अड़चन का है वहाँ बैठ जाए या 12वां भाव जो हानि और मोक्ष का है वहाँ बैठ जाए और नीच होके और कमजोर होके, तो ये भी हमारी ये जो परिस्थितियाँ हैं वो डिनायल ऑफ मैरिज को संकेत देती है। हमने बात की शनि और केतु के योग के बारे में। यदि शनि और केतु एक साथ सप्तम भाव या सप्तम में इसको प्रभावित करते हैं तो व्यक्ति के भीतर वैराग्य की भावना प्रबल हो जाती है, जिससे वो विवाह से दूर रहता है। गुरु की स्थिति जो हमने बात की, महिलाओं कुंडली में यदि बृहस्पति सप्तम भाव में पीड़ित हो, पीड़ित अवस्था में हो और तो विवाह में गहरी बाधा उत्पन्न करता है। नवांश कुंडली में भी कमजोरी को देखा हमने। मुख्य कुंडली के अलावा जब हम D9 कुंडली का अध्ययन करते हैं तो यदि सप्तम भाव का स्वामी हो यहाँ भी अगर छठे, 8वें, 12वें भाव में चला जाता है तो विवाह के योग को क्षीण हो जाते हैं। तो ज्योतिष में इन योगों को पूर्णतः अंतिम सत्य तो नहीं मान सकते, परंतु हमें साथ-साथ में ये भी देखना है कि हम कौन से ग्रहों की गोचर चल रहे हैं, ग्रहों के गोचर को देखेंगे, जिसमें शनि और गुरु महत्वपूर्ण है। फिर उनकी युति दृष्टियों का भी विस्तार से विश्लेषण करते हैं, फिर दशाओं को भी देखते हैं, अंतर्दशाओं को भी देखा जाता है और फिर कुछ दोषों के लिए वो कोई सरल उपाय भी किए जा सकते हैं जो नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। तो इस तरह पूरी कुंडली का जो अध्ययन करेंगे, तो सटीक जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। तो ये जो आजकल की देश-काल परिस्थितियाँ चल रही हैं, उसमें आपके कुंडली का विश्लेषण भी महत्वपूर्ण योगदान करता है और
आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इस तरह के वीडियो जो आपको प्राप्त हों और उसका आप लाभ उठा सकें, तो हमें बहुत खुशी होगी। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।